नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो गुप्त काल का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हमने गुप्त काल के राजाओं के बारे में देखा था। आज हम इस पार्ट में गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और यहाँ की कला शैली के बारे में जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, तभी आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्यों को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। देखिए आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको ये कहेंगे, यार तू छोड़ दे, इधर से ये नहीं होगा, तू इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। तो यार ऐसे लोग आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो यही वो लोग होंगे जो आपको ये बोलेंगे कि यार मुझे तो पता था तू ये कर लेगा, तू इतनी मेहनत कर रहा था, मुझे पता था पहले से, तू इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे लोग यार हर जगह पर आपको मिल जाएंगे, दोगले किस्म के इंसान। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है कि जितना ज्यादा हो सके इन लोगों को इग्नोर करो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। तो गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था प्रचलन में थी। देखिए वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से चली आ रही थी, यानी कि 4 वर्गों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना और शूद्र का काम था इन तीनों की सेवा करना। तो इस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था चली आ रही थी। इसके अलावा कई सारी जातियां और उपजातियां भी बनना शुरू हो गई थी, और ये जातियां जो उपजातियां थी ये इन्हीं से निकलकर आई थी। यानी कि किसी ने कोई और व्यवसाय चुन लिया तो उसे कोई और जाति का पुकारा जाने लगा। किसी उच्च वर्ग के पुरुष ने निम्न वर्ग की कन्या से विवाह कर लिया, जब उनकी संतान होगी तो उसे किसी और जाति के नाम से पुकारा जाने लगा। तो इस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था प्रचलन में थी और समाज में काफी जटिलता आ चुकी थी। यहाँ पर भेदभाव भी देखने को मिलता है न्याय व्यवस्था में। देखिए उच्च वर्ग का जो व्यक्ति होगा उसे कभी भी मौत की सजा नहीं मिलती थी और निम्न वर्ग के व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती थी। तो इस तरीके के यहाँ पर भेदभाव भी हुआ करते थे। फाहियान था, एक चीनी यात्री था, इसने ये लिखा था कि इस समय में समाज में अस्पृश्यता थी, यानी कि छुआछूत होती थी, ऊंचे और निम्न वर्ग के बीच में भेद था। फाहियान के ग्रंथ से हमें बहुत कुछ जानकारियां मिलती है इस काल के बारे में। और शूद्रक ने एक नाटक लिखा था मृच्छकटिकम, इससे भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। इससे एक बात पता चलती है कि यहाँ पर दास प्रथा भी प्रचलन में थी, यानी कि दास बना के रखते थे और अपना काम उनसे करवाते थे। तो इस तरीके की यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था प्रचलन में चली आ रही थी। देखिए प्रशासनिक विभाजन के बारे में बात करते हैं तो पूरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए प्रांतों में बांटा गया था। जैसे मौर्य काल में हम देखते हैं कि अशोक के समय में 5 प्रांतों में भारत को बांटा गया था, उसी प्रकार इसने भी प्रांतों में पूरे एरिया को बांटा था। सबसे बड़ी जो इकाई थी उसे भुक्ति कहा जाता था, जिसे प्रांत भी कहते थे, और इसका जो हेड होता था उसे उपरिक कहा जाता था। ये देखिए उपरिक जो था इसे या तो राजा चुनता था और या तो ये उस एरिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था, तो इसलिए इसे इस पूरे एरिया को संभालने के लिए दे दिया जाता था। तो इस प्रांत का जो हेड होता था उसे उपरिक कहा जाता था। उसके नीचे आता था जिला, जिसे विषय के नाम से जाना जाता था, और इसका हेड होता था विषयपति। और सबसे निम्न इकाई होती थी ग्राम, जिसका हेड होता था ग्रामिक। जैसा आज आप देखते हैं कि सबसे बड़ा होता है राज्य, उसके अंदर आता है जिला, फिर उसके अंदर आता है नगर और उसके अंदर आता है ग्राम। तो इस तरीके के जो आज की व्यवस्था चली आ रही थी उसी तरीके से यहाँ पर भी व्यवस्था चली आ रही थी। देखिए प्रशासन अच्छा हो इसीलिए इन भागों में इसे बांटा गया था पूरे एरिया को। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था प्रचलन में थी, यानी कि सामंत हुआ करते थे। आप एक जमींदार ले लीजिए, जो एक एरिया में शक्तिशाली व्यक्ति होगा उसे पूरे एरिया का दायित्व दे दिया जाता था कि तू पूरे एरिया को कंट्रोल करेगा। ये शक्तिशाली व्यक्ति था, इसके पास धन होता था, तो इसलिए राजा इसे नियुक्त करता था और ये राजा के अधीन में आता था। तो सामंती व्यवस्था यहाँ पर प्रचलन में थी। समाज में विधवाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। देखिए सती प्रथा के बारे में हमें 510 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा एरन अभिलेख लिखा गया था। इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है कि यहाँ पे सती प्रथा भी प्रचलन में थी। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, देखिए 2 प्रकार के विवाह होते थे जिसके बारे में पूछा जाता है। अनुलोम विवाह किसे कहते थे? जब उच्च वर्ण का पुरुष, यानी कि उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की कन्या आपस में विवाह करते थे तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। और प्रतिलोम विवाह किसे कहते थे? जब निम्न वर्ग का पुरुष और उच्च वर्ग की कन्या का विवाह होता था तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। तो आप इसे याद रखिए, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। धार्मिक स्थिति के बारे में हम बात करते हैं तो गुप्त काल में वैष्णव और शैव धर्म को माना जाता था। कई ऐसे यहाँ पर मंदिर मिले हैं जो विष्णु जी के हैं और शिव जी के भी हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर
वैष्णव धर्म और शैव धर्म प्रचलन में था। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त द्वितीय ये राजा थे। इन्होंने सिक्के चलवाए थे जिसमें विष्णु जी के वाहन गरुड़ की आकृति बनाई गई थी। तो इससे भी हमें यह पता चलता है कि ये विष्णु जी को पूजते थे। गुप्त काल के आर्थिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाता था, यानी कि यहाँ पर कृषि काफी अच्छी होती थी। और कालिदास जी ने लिखा है कि कृषि और पशुपालन को राष्ट्रीय संपत्ति का एक बड़ा साधन माना जाता था, यानी कि कृषि और पशुपालन काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर होते थे। कपड़े का निर्माण किया जाता था और कई सारे ऐसे उद्योग भी थे। इसके अलावा हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं, मूर्तिकारी, चित्रकारी और शिल्पकारी और मिट्टी के बने हुए बर्तन भी यहाँ पर बनाए जाते थे। ये इनके उद्योग और धंधे होते थे। व्यापार व्यवस्था भी काफी अच्छी थी और व्यापार एवं उद्योगों को श्रेणियों में बांटा गया था, यानी कि एक श्रेणी बना दी, इसमें 4 या 5 लोग होंगे। अब ये कपड़े का व्यापार देखेंगे। दूसरी श्रेणी बना दी, अब इसमें भी 4 या 5 व्यक्ति होंगे और ये दूसरे व्यापार को देखेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पर श्रेणियां बना दी गई थी और जो श्रेणी का हेड होता था उसे ज्येष्ठक कहते थे, यानी कि इन श्रेणियों के हेड को ज्येष्ठक कहा जाता था। ये जो श्रेणियां थी ये बैंक की तरह भी कार्य करती थी, यानी कि लोन दिया करती थी और उससे ब्याज पर पैसे लिया करती थी। उस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था भी चलती थी। प्रत्येक श्रेणी में 4 या 5 व्यक्ति होते थे और इनकी अलग अलग मोहरें होती थी, यानी कि हर एक श्रेणी के पास अलग मोहर होती थी ताकि सामान के बारे में जानकारी मिल सके कि यह किस श्रेणी से आया है। यानी कि कपड़े का जो व्यापार करते थे उसकी एक अलग मोहर होगी, जो मिट्टी के बर्तन का व्यापार करती थी उसकी एक अलग मोहर होगी। तो इस तरीके की यहाँ पर मोहरें बना दी गई थी अलग अलग श्रेणी की। उज्जैन जो था ये महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। देखिए इससे क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर कौन सा था, तो उज्जैन था। इसके अलावा पृष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली और कौशाम्बी भी काफी अच्छे व्यापारिक नगर थे जहां से व्यापार होता था। जो गुप्त काल में भू राजस्व की दर जो थी वो उपज का 6ठा भाग हुआ करती थी, यानी कि जो भी एरिया में उत्पादन होगा उसका 6ठा भाग ये अपने पास रख लेता था राजा अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए। तो इस तरीके के यहाँ पर टैक्स लिया जाता था। गुप्त राजाओं ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला जो गुप्त शासक था वो था रामगुप्त, और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था इस समय में। कई बार इससे क्वेश्चन बनता है तो आप इसे याद रखिए। देखिए दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए एक समूह बनाया जाता था, यानी कि 8 या 9 लोगों का समूह होता था और उसे सार्थ कहा जाता था। और इस समूह का जो हेड होता था उसे सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। तो आप इसे याद रखिए, ये समूह जो था वो व्यापार करने के लिए दूसरे स्थान पर जाता था। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। देखिए दिनार एक सोने की मुद्रा थी जो इस समय में यूज की जाती थी। देखिए ताम्रलिप्त गुप्त काल के एक प्रमुख बंदरगाह था जिससे सामान का निर्यात किया जाता था, दूसरे स्थान पर उस सामान को बेचा जाता था। गुप्त काल में सिक्कों का ढेर जो मिला है वो बिहाना यानी कि भरतपुर में मिला है। देखिए गुप्त काल में 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था, निवास करने योग्य भूमि को वास्तु भूमि कहा जाता था और पशु के चारा के लिए भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था जहां पर पशु को चरावाते थे। और जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी यानी कि बंजर भूमि को खिल के नाम से जाना जाता था और जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो कई बार इससे क्वेश्चन बनता है। गुप्त काल में कला शैली के बारे में हम बात करते हैं तो इसे इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था और इसे कई इतिहासकारों ने क्लासिकल युग भी कहा है, यानी कि यहाँ पर साहित्य और कला का विकास हुआ। इसे काफी प्रोत्साहन दिया जाता था। कला के मामले में इस काल में काफी बढ़ोतरी हुई और इस समय में काफी सारी चित्रकला बनी, मूर्ति कला भी यहाँ पर देखने को मिलती है और संगीत कला भी यहाँ पर देखने को मिलती है। मंदिर निर्माण कला, देखिए मंदिर निर्माण का प्रारंभ इस युग में होता है। ज्यादातर मंदिर इसी काल में बनाए जाते हैं। पहले देखिए क्या होता था कि मूर्ति पूजा करते थे, अब यहाँ पे मंदिर बना के पूजा की जाती थी, यानी कि अब जो था वो मंदिर में जाया करते थे पूजा करने के लिए। और कई सारे ऐसे मंदिर मिले हैं यहाँ पर जो मैं आपको आगे बताऊंगा जो विष्णु जी से संबंधित है और शिव जी से भी संबंध रखते हैं। देखिए इत सिंह था एक चीनी यात्री। इसने कहा है कि श्री गुप्त द्वारा सारनाथ में चीनी यात्रियों के लिए मंदिर बनवाया था, यानी कि श्री गुप्त ने चीनी यात्रियों के लिए सारनाथ में एक मंदिर बनवाया था। तो इसके बारे में जानकारी हमें इत सिंह के ग्रंथ से मिलती है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक मंत्री था वीरसेन। इसने उदयगिरी यानी कि मध्य प्रदेश में भगवान शिव के लिए गुफा मंदिर बनवाया था।
तो इससे भी कई बार पूछा जाता है। कुमार गुप्त के विल्सन अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि इसने कार्तिकेय जी का मंदिर बनवाया था हरियाणा में, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। मंदसौर अभिलेख यानी कि मध्य प्रदेश में हमें प्राप्त होता है, उससे सूर्य मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है और ये भी जानकारी मिलती है कि इस समय में कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्वार करवाया था, यानी कि रिन्यू करवाए थे कई मंदिरों को। और सूर्य मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये उड़ीसा में स्थित है। मंदिर शिखर यानी कि पहले जो मंदिर थे वो सपाट छत के होते थे। इस समय में क्या हुआ कि इनकी छत जो थी मंदिर की वो पिरामिड के आकार की बनाई जाती थी, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेशर शैली। तो नागर शैली में काफी ज्यादा मंदिर बनाए गए थे। कई सारे मंदिर यहाँ पर मिले हैं, उसमें है तिगवा का मंदिर जो पत्थरों से बनाया गया था और इस मंदिर के आगे 4 स्तंभ बने हुए हैं और ये विष्णु जी का मंदिर है। देखिए इस तरीके से तिगवा का मंदिर दिखाई देता है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसके मंदिर के आगे 4 स्तंभ बनाए गए हैं, तो इसे आप याद रखिए, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा मंदिर है भूमरा का मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है और शिव मंदिर है। ये मंदिर इस तरीके से दिखाई देता है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा मंदिर है भीतरगांव मंदिर और ये कानपुर के निकट है और ये विष्णु मंदिर है। इसकी एक प्रमुख बात है कि ये ईंटों से बनाया गया है और इसका शिखर भी देखने को मिलता है, यानी कि इस तरीके से ये मंदिर दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला मंदिर है कुमुंदर्रा, ये राजस्थान में स्थित है और ये मंदिर इस तरीके से दिखाई देता है और ये राजस्थान में स्थित है। देवगढ़ मंदिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है जो झांसी में स्थित है और विष्णु जी के दशावतार से संबंध रखता है, यानी कि विष्णु जी का जो दशावतार था वराह अवतार, उससे ये संबंध रखता है और ये इस तरीके से दिखाई देता है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि देवगढ़ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाचना कुठारा का मंदिर पार्वती जी का मंदिर है और ये मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से नाचना कुठारा का मंदिर दिखाई देता है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मूर्ति कला के बारे में हम बात करते हैं इस काल की, तो यहाँ पर मूर्तियां जो बनाई जाती थी वो पत्थर की बनाई जाती थी, धातु की बनाई जाती थी और मिट्टी की भी मूर्तियां यहाँ पर मिली है। देखिए गुप्त साम्राज्य में आरंभिक दिनों में मथुरा जो था वो मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, पर कांची और सारनाथ पे भी मूर्तियां बनाई जाती थी और मथुरा से पहले ऐसे जानकारी मिलती है कि कांची पे भी मूर्तियां बनाई गई थी मथुरा से पहले, तो इस तरीके की जानकारी भी यहाँ पर प्राप्त होती है। यहाँ पर जो मूर्तियां मिली है उसमें बुद्ध की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली है। देखिए बुद्ध धर्म जो था वो काफी प्रचलन में था और इसे कई सारे राजाओं ने भी अपनाया था, तो इसलिए यहाँ पर कई सारी बुद्ध की मूर्तियां मिली है। उसके बाद देवी देवताओं की मूर्ति मिलती है और जैन मूर्तियां भी यहाँ पर मिली है। इस तरीके की मूर्तियां यहाँ पर दिखाई देती, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसी कैसी मूर्तियां यहाँ पर मिली है। तो सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्तियां मिली है, दूसरे स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ पर मिली है और जैन मूर्तियां भी यहाँ पर मिलती है। पकी हुई मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई थी जिसमें विष्णु जी की, कार्तिकेय जी की, दुर्गा जी की आदि कई सारी ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिलती है। राजघाट, कौशाम्बी, श्रावस्ती और मथुरा ये स्थान है जहाँ पर हमें मूर्तियां देखने को मिलती हैं। देखिए चित्रकला भी यहाँ पर काफी प्रचलन में थी और अजंता की गुफा में हमें कई सारे ऐसे चित्र बने हुए देखने को मिलते हैं। देखिए अजंता की गुफा में हमें जो चित्र देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की एक शाखा है महायान शाखा, उससे संबंधित यहाँ पर चित्र देखने को मिलते हैं। बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं जातक ग्रंथ में लिखी गई हैं, उससे संबंधित हमें चित्र अजंता की गुफा में देखने को मिलते हैं और ये गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। 29 गुफाएं हैं और ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलती है महाराष्ट्र के। तो इस तरीके से अजंता की गुफा दिखाई देती है और यहाँ पर जो दीवारों पर चित्र मिले हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके के चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो अजंता की गुफा में मिले हैं। देखिए अजंता में पहले सभी गुफाओं में चित्र बनाए गए थे पर ज्यादातर चित्र यहाँ पर नष्ट हो गए हैं, केवल इन्हीं गुफाओं में चित्र बचे हैं। और 16 और 17 गुफा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र हमें देखने को मिलता है। देखिए कई बार क्वेश्चन बनता है कि अजंता की कौन सी गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है, तो 16वीं गुफा में देखने को मिलता है, तो आप इसे याद रखिए। इसके अलावा बाघ चित्रकला, देखिए बाघ गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर भी बहुत सारे चित्र देखने को मिलते हैं और माना जाता है कि ये गुप्त काल से ही संबंधित थे। अजंता की गुफा में जो चित्र बने हैं उनका जो विषय है वो धार्मिक है,
यानी कि वहां पर जो चित्र बने हैं वो धर्म से संबंधित है, और बाघ की गुफाओं में चित्र जो बने हैं वो आम जनता से संबंधित है, यानी कि आम जो जिंदगी से संबंधित जो चित्र बनाए गए थे वो बाघ गुफा में देखने को मिलते हैं। जैसे कोई युद्ध का चित्र बना दिया गया, किसी राजकुमार का चित्र बना दिया गया, तो इस तरीके के यहाँ पर जो चित्र मिले हैं जो आम जिंदगी से संबंधित थे वो बाघ की गुफा में देखने को मिलते हैं, और अजंता की गुफा में धर्म से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। ये चित्र कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं जो बाघ गुफा में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, गुप्त काल में संगीत कला का भी काफी प्रचलन था, और वात्स्यायन ने कामसूत्र ग्रंथ की रचना की है। इसमें इसने संगीत कला की गणना 64 कलाओं में की थी, और समुद्रगुप्त जो था इसे एक अच्छा गायक माना जाता है। देखिए, इसने एक सिक्का चलवाया था जिसमें इसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह संगीत प्रेमी था। मालविका अग्निमित्रम में भी हमें कला भवन के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि इस काल में कला भवन भी बनाए गए थे। देखिए, गुप्तकालीन साहित्य है कि किसने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो कालिदास जी ने ऋतुसंहार की रचना की है, मेघदूत की रचना की है, कुमार संभव की, रघुवंश महाकाव्य की, और इनका एक प्रमुख नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम। तो इन सभी की रचना कालिदास जी ने की है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसे आप नोट कर लीजिए। पंचतंत्र एक ग्रंथ है जिसकी रचना विष्णु शर्मा जी ने की है। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन जी ने की है, और अमरकोश की रचना अमर सिंह जी ने की है। नीतिसार की रचना कामदंग ने की है, और मृच्छकटिकम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में, तो शूद्रक जी ने मृच्छकटिकम की रचना की है, और ये संस्कृत नाटक है। देखिए, ये जो साहित्य है, ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये संस्कृत में लिखे गए हैं, क्योंकि संस्कृत जो थी वो यहाँ पर प्रचलन में थी, और सारे ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। गुप्तकालीन पुस्तक मिलती है हमें नवनीतकम, ये चिकित्सा से संबंध इसका बताया जाता है। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी उन्नति थी। यहाँ पर कई सारे ऐसे विद्वान होते थे जैसे आर्यभट्ट, ब्राह्मणिर जी और ब्रह्मगुप्त जी। आर्यभट्ट जो थे उन्होंने पृथ्वी की परिधि के बारे में अनुमान लगाया था, यानी कि पृथ्वी की इस पूरे एरिया के बारे में अनुमान लगाया था कि ये कितनी इसकी परिधि है, उसके बारे में इन्होंने कहा था। आर्यभट्ट जी ने दशमलव प्रणाली की भी विवेचना की है, और इन्होंने शून्य सिद्धांत दिया है, और इन्होंने कहा था कि जो सूर्य ग्रहण लगता है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसी की वजह से सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये सारे सिद्धांत इन्होंने दिए थे। अगले आते हैं ब्राह्मणिर जी। ये एक गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इन्होंने पंच सिद्धांत दिए हैं, यानी कि पॉली सिद्धांत, विशिष्ट सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, रोमन सिद्धांत और पितामह सिद्धांत। इनके जो रचयिता हैं वो ब्राह्मणिर जी हैं, तो इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तीसरे आते हैं ब्रह्मगुप्त जी, जो एक गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मा स्फुटी सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी, और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, यानी कि इन्होंने कहा था कि पृथ्वी का एक नियम है जिस नियम के अनुसार पृथ्वी पर चीजें वापस आ जाती है, यानी कि पृथ्वी से हम कुछ फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर ही वापस आके गिरता है। तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था जो न्यूटन ने बाद में प्रस्तुत किया था, इसलिए इन्हें भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि भारत का न्यूटन किसे कहते हैं, तो ब्रह्मगुप्त जी को कहते हैं। ये गुप्त काल के राजा हैं जिन्हें उपाधियां दी गई थी, तो इसे मैंने एक जगह पे लिख दिया है, कई बार पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी, जिसके बारे में हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है। इसे परम भागवत के नाम से भी जाना जाता था, और सर्वराज यानी कि सब राजाओं से श्रेष्ठ की उपाधि से दी गई थी, और इसे धर्म प्रचार बंधु के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। देवगुप्त देवश्री देवराज की उपाधि से मिली थी, और नरेंद्र चंद्र सिंह विक्रम की उपाधि भी इसे दी गई थी, और परम भट्टारक की उपाधि भी इसे मिली थी। कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि दी गई थी, और स्कंद गुप्त को विक्रमादित्य, क्रमादित्य, परम भागवत, शक्रोपम और देवराज की उपाधि से मिली थी। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और यहाँ की कला शैली के बारे में जाना। अब अगला जो लेक्चर होगा वो हर्षवर्धन के काल के बारे में होगा, जो पुष्यभूति वंश से संबंध रखता है। तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।